हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है अमित सर। हम दोनों एक बड़े अनाउंसमेंट के लिए आ गए हैं जिसका था इंतजार सर, वो घड़ी आ गई। बिल्कुल। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ गई हैं आपके लिए। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, वेतन कितना मिलेगा, उम्र सीमा क्या होगी, कब से फॉर्म भरे जाने हैं, कब तक होंगे, सारी डिटेल इसमें एक बार बता देते हैं हम। सर पहली तो बात, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं बिहार में किसी भी क्षेत्र में, हाँ। तो उनके लिए एक तो स्पेसिफिक है कि उस स्टेट का या तो आप एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लो, या तो यानी कि बैट आपका अगर क्वालिफाई है तो अब हो जाएगा, या फिर सेंटर पे जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है वो क्वालिफाई हो, उसके बेसिस पे कर सकते हो। जैसे अभी दिसंबर का सर रिजल्ट आया था, दिसंबर 2024 की साइकिल का, तो जितने भी स्टूडेंट उसमें क्वालिफाई कर गए हैं वो इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। तो मैं अमित सर से एक बार रिक्वेस्ट कर दूंगा, सर किस किस विभाग में वैकेंसीज हैं, एक बार थोड़ा सा वो डिटेल बताओ। तो बच्चों, ये जो वैकेंसीज आई हैं मैं आपको बता दूं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन जिन डिपार्टमेंट्स में आई हैं उन डिपार्टमेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये डिपार्टमेंट, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दे बिलोंग टू द मेडिसिन फील्ड, है ना, चिकित्सा विभाग से संबंध रखता है। जैसे एनाटॉमी डिपार्टमेंट से, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से, डेंटिस्ट्री से, ईएनटी डिपार्टमेंट से, ऑफ्थैल्मोलॉजी से, मतलब जो चक्षु विभाग होता है, आपके कान नाक और जिह्वा वाला हिस्सा होता है, माइक्रोबायोलॉजी पार्ट जहाँ जीवाश्मों रोगों का हम पता लगाते हैं, औषधि यानी मेडिसिन में। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी रोग, स्त्री रोग एवं प्रसव यानी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, मनोरोग, साइकियाट्री, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, यहाँ जहाँ दवाइयों के ऊपर लोग अपनी स्पेसिफिकेशंस करते हैं, मतलब एमबीबीएस के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन होती है, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होती है। शिशु रोग, पेडियाट्रिक्स, पीएमआर, फिजिकल एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स में या फिर सडन टेंशन या टॉर्शंस में हड्डियां अपनी जगह से अव्यवस्थित हो जाती हैं, तो उन केसेस में मतलब स्पेशलिस्ट्स और जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका हमें कंसल्टेशन लेना पड़ता है, बिकॉज दे हैव अ बेटर आइडिया कि हाँ कौन सा टेंडन या लिगामेंट किस हिसाब से अलाइन करना है विदाउट अ सर्जरी। तो दैट इज पीएमआर डिपार्टमेंट। टीबी एंड चेस्ट, जेरियाट्रिक्स, रेडियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, इन सारे डिपार्टमेंट्स में आप देख रहे हो। अब टोटल भी बता देते हैं। हाँ, टोटल एक बार सीट सर आप बता दो। सो टोटल वैकेंसीज जो है 1711, मतलब 1711 वैकेंसीज है, जो कि इनफ है, मोर देन अमंग 25 डिपार्टमेंट्स। करेक्ट। 25 डिपार्टमेंट में इतने सारे वैकेंसीज हैं। और सर इतनी वैकेंसीज मैं बता दूं पीजी सीट्स के लिए भी नहीं होती फॉर द सेड एग्जामिनेशंस। अगर आप बतौर एमबीबीएस, एमएस या एमडी के लिए सेट करते हो तो वहां भी इतने सीट्स आपको अवेलेबल नहीं होते। तो आई गेस इन सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप सब मेडिकल एस्पिरेंट्स ही हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है ये। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सर। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वेतन सर। हाँ, वेतन और उनकी योग्यता के बारे में भी बता दिया गया है सर। वेतन के ऊपर आप एक बार प्रकाश डालें। तो जो वेतन आपको मिलने वाला है इसमें 15,600 से लेकर 39,100 रुपए, ये बेसिक पे होगा। पहली बात तो ये कोई सैलरी नहीं है, ग्रोस सैलरी नहीं है, ये बेसिक पे होगा, जिसमें ग्रेड पे इन्होंने मेंशन कर दिया है 6600 ग्रेड पे पहुंचेगा। 6600 मतलब मोर देन सफिशिएंट होता है। अगर आप किसी भी बी ग्रेड की जॉब भी लेते हो तो उसमें 4600 ग्रेड पे तक जाता है। अगर आप सेंटर लेवल पे आप देखोगे, एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसमें मैक्सिमम ग्रेड पे बनता है 4800। ये 6600 ग्रेड पे आपको डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मिल जाएगी, और ये लगभग सर 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एचआरए, डीए, टीए वो सब जुड़ना ही है। करेक्ट। इसमें जो उम्र सीमा है, आप देखोगे तो 1/8/2024 को अधिकतम उम्र सीमा जो है, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए सर 45, और ओबीसी के लिए 48, पुरुष और महिला। हाँ, फिर वो एससी के लिए 5 साल की छूट दी गई है। करेक्ट, वो उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अमित सर, और जो थोड़ा सा प्रकाश है उस पर हम बात कर लेते हैं एक बार, जो कि है चयन जी, कैसे सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो, कैसे कैसे इनका सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेके जाता हूँ। यहाँ पे आपकी शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए फॉर रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट्स, ये भी बता दिया गया है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, 25 डिपार्टमेंट मैंने बताया, 25 डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं। एनाटॉमी के लिए आपकी शैक्षिक योग्यता एमडी इन एनाटॉमी और एमएस इन एनाटॉमी और डीएनबी इन एनाटॉमी। अब तीनों, अब कहोगे कि सर मैं एमडी हूँ, कोई एक बंदा डीएनबी है, डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस आगे मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन एप्लीकेबल तीनों ही हैं।
फॉर द सेम डिपार्टमेंट। ये तो ऑब्लिक पे गया सर। हाँ, ये ऑब्लिक एमडी होगा या तो भी एप्लीकेबल है, एमएस है तो भी एप्लीकेबल है, डीएनबी है तो भी एप्लीकेबल है। सर मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई एक बच्चा है जो एमएस है इन एनाटॉमी, कोई एक बच्चा है जो एमडी इन एनाटॉमी है, कोई एक है जो डीएनबी इन एनाटॉमी है, तो इन तीनों के बीच विभेद क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि एप्लीकेबल तो तीनों होंगे। तो मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं। ऐसे ही देखिए सबके लिए है, स्त्री एवं प्रसव रोग यानी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में एमडी भी एप्लीकेबल होगा, एमएस भी एप्लीकेबल होगा, डीएनए भी एप्लीकेबल होगा। डिफरेंस क्या रहेगा? अगर ऑब्वियस सी बात है, एमडी, एमएस, डीएनबी ये तीन अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। किसी ने मेडिसिन में किया है, किसी ने सर्जरी में किया है, किसी ने सुपर स्पेशलाइजेशन ली है। तो यहां डिफरेंस आप समझ सकते हो सर, जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि चयन में आपको कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आपकी एमबीबीएस या एमबीबीएस होगी मेडिसिन फील्ड, और अगर आप डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं, बीडीएस डिपार्टमेंट में है, अगर आपका डिपार्टमेंट डेंटिस्ट्री है तो उसमें तो बीडीएस और एमडीएस वालों को ही एलिजिबल माना जाएगा। तो अगर उसमें आपकी ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन उसमें स्कोर 70% से ऊपर रही है तो डायरेक्टली आपको 5 नंबर दे दिया जाता है। उसमें अगर आपकी ड्यूरिंग योर क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्कोर 65% के ऊपर रहती है, जो कि आप अर्जित कर चुके हो, अब नया कुछ नहीं करने वाले, जो आपके पास है स्कोर, उसके आधार पे ये स्कोर तो फिक्स्ड है। तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में लाई कर रहे हो, उतने के हिसाब से आपको वो स्कोर मिल जा रहा है। उसके बाद एमसीआई की तरफ से भी ये सारे मापदंड रखे गए हैं फॉर एमबीबीएस एंड एमसीएच प्रोग्राम्स। अब हम आ जाते हैं यहां, देखिए एमडी, एमएस, एमडीएस ये सब स्पेशलाइजेशन होती हैं। एमबीबीएस और बीएचएमएस या बीएएमएस या फिर आप बीडीएस कर लो, तो ये सिर्फ फर्स्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है इन रेस्पेक्टिव फील्ड, चाहे आप मेडिसिन में कर रहे हैं, सर्जरी में कर रहे हैं या फिर डेंटिस्ट्री में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो मेडिसिन में करोगे तो एमडी बनते हो, सर्जरी में करते हो तो एमएस बनते हो, एमडीएस फिर डिपार्टमेंटल मतलब डेंटिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करते हो। तो जो स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं अंडर एमसीआई उनको 10 अंक मिल रहे हैं। समझ पा रहे हैं? मतलब जो अगर एमबीबीएस स्टूडेंट होगा, बीडीएस स्टूडेंट होगा, उनको ये 10 नंबर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है उनको 10 नंबर और मिल रहे हैं। तो ये आपकी एक्सपीरियंस के आधार पे ही मिल रहा है आपको। उसी स्पेशलिटी में पीएचडी, डीएम, एमसीएच, डीएनबी, अब ये हो गया सुपर स्पेशलाइजेशन। एमबीबीएस के बाद अगर कोई सर्जरी फील्ड में एंटर करता है तो वो एमएस बनता है, और सुपर स्पेशलाइजेशन करता है तो मास्टर इन चेरोपैट्री कहलाता है, दैट इज सुपर स्पेशलाइजेशन इन सर्जरी। तो अगर आपकी सुपर स्पेशलाइजेशन है इन सर्जरी या मेडिसिन में, जिसे हम डीएनबी कहते हैं, या पीएचडी होल्डर है अंडर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, तो उसके भी 10 अंक हैं। उसके बाद सरकारी क्षेत्र में अगर कार्यानुभव आपका है तो उसके लिए 2 अंक मिले जा रहे हैं, तो अधिकतम 10 अंक, वो दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन कितना आपने समय दिया है एक विभाग को। और ये सर इंटरव्यू के शायद 6 मार्क्स हैं, जो कि शायद वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिलेक्शन वो दिया जाएगा। मतलब सर एक्चुअली देखे तो एक बार जो भी आप एलिजिबिलिटी में लाई कर रहे हो, जो आपके पास है, मान लो आपके पास पीएचडी नहीं है ना, फिर सर ये सोचेंगे हम तो पीछे रह गए, बट इनके पास इंटरव्यू वाले मार्क्स जरूर है, राइट। तो आप इंटरव्यू में बेहतरीन परफॉर्मेंस देके फुल आउट ऑफ फुल यहां से ले सकते हो, सो दैट आप एज पे रहोगे थोड़े से। और सर मैं ये मानता हूं कि ये सोच के कभी ना आप लोग एग्जामिनेशन के लिए बैठे या इंटरव्यू के लिए जाएं कि अरे कोई एमएस होगा, कोई डीएनबी होगा, यू नेवर नो। Main is the interview round where the people select you for their organization. बिल्कुल सर। और यहाँ तो सर ज्ञान बांटने वाली बात है, you are going to be selected as an assistant professor. बिल्कुल सर। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं अमित सर। अभी जो इम्पोर्टेंट है इनके लिए वो लास्ट में है कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे सर। बाकी सब तो डिटेल है, आप इनको वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन पूरा का पूरा, ठीक है। और सर बहुत दिनों बाद बिहार को ये बहुत अच्छी खुशखबरी मिली और बहुत वैकेंसीज हैं सर। बहुत वैकेंसीज हैं। अच्छी बात ये है वैकेंसीज बहुत है बेटा, तो जितने भी हमारे ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, गुड न्यूज़ फॉर यू। तो जो स्टार्टिंग है आपकी फॉर्म भरने की, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 8/4/2025 से, मतलब 8 अप्रैल कल से फॉर्म भरे जाएंगे, और 1 महीना पूरा आपको मिल रहा है 7/5/2025 तक, ठीक है। आराम से फॉर्म भर लो, पहले नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लो, सो दैट आप उसमें देख पाओ कि किस में मैं एलिजिबिलिटी में आ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी 25 पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। और XYZ कितने भी सवाल हो सकते हैं, तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो इस सेशन के कमेंट बॉक्स में आके फ्री होके आप सवाल पूछिए, विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू द सॉल्यूशंस विद इन 24 आवर्स। तो आप अपने राय रख सकते हो, सर मैं ये क्या हुआ है और किस में एलिजिबल हूँ, तो जो भी आपके मन में डाउट है वो आप पूछ सकते हो, है ना, हम कैटर कर लेंगे। तो our team, our organization is holding many such medical experts who will be guiding you with the same, और आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आने वाली। बिल्कुल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।